हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पर क्वेश्चन फील्ड हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो नाटक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेडियो नाटक होता क्या है। तो रेडियो नाटक रेडियो द्वारा प्रचार या किसी संदेश के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं उसे हम रेडियो नाटक कहते हैं। यह दृश्य नहीं होता है, श्रव्य होता है। इस तरह एक तरह से यह अंधेरे का ही नाटक है। अदृश्य अंधकार ही इसका रंगमंच होता है और दर्शन नाटक देख देख नहीं सकते, लेकिन इसे सुना जा सकता है। पर नाटक सुनकर एक मानसिक बिंब का अवश्य बनता है और मन की आँख सब कुछ देख लेती है, ऐसा कहा जाता है। चांदनी का दृश्य उपस्थित होने पर जैसे चांदनी देखी है, वैसे ही चांदनी कल्पना में दिखाई पड़ती है। क्योंकि यह श्रव्य है, इसलिए रेडियो नाटक की कुछ सीमाएं भी हैं और नाट्यशाला में प्रस्तुत होने वाले नाटकों में देश, काल और स्थान का बंधन होता है, परंतु रेडियो नाटकों में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें ध्वनियों के माध्यम से दृश्य उपस्थित होते हैं। डॉक्टर मधुकर गंगाधर लिखते हैं, रेडियो नाटक की कुछ सीमाएं हैं जिनसे होकर इसे गुजरना होता है। इसकी पहली सीमा यह है कि यह केवल माइक के भरोसे जीता है। सिर्फ माइक ही इसको व्यक्तित्व और जीवन देता है। दूसरी बड़ी सीमा यह है कि यह केवल सुना जाता है, इसका माध्यम श्रवण होता है। एक श्रोता को बांधे रखने के लिए उसके पास शब्दों के अलावा कोई साधन नहीं है। तीसरी बात यह है कि रेडियो सेट्स से निरंतर कार्यक्रम चलते हैं। इस बीच रेडियो नाटक का प्रसारण होता है, इसलिए इसके श्रोता सिनेमा के दर्शकों की तरह टिकट कटाकर एक जगह जमा होकर इसका इंतजार नहीं करते। इसका श्रोता तो पारिवारिक गोरख धंधा में भी फंसा हो सकता है। रेडियो नाटक की संरचना किस प्रकार की होती है? तो रेडियो नाटक की सफलता उसके प्रसारण में ही है, क्योंकि रेडियो नाटकों को रंगमंचीय रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा नहीं है, इसलिए इसकी संरचना का सवाल उसके प्रसारण से संबद्ध है। रेडियो नाटक की संरचना के आधारभूत तत्वों का उल्लेख डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने अपनी पुस्तक भारतीय प्रसारण विविध आयाम में इस प्रकार किया है। शीर्षक रेडियो नाटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसका शीर्षक होता है। दूसरा और ऐसा आकर्षक शीर्षक एवं जीवंत होना चाहिए जो श्रोता को सुनकर प्रभावित करे। और इसके लिए आवश्यक यह है कि रेडियो नाटक के शीर्षक सरल, उच्चारण योग्य, समझने लायक, रोचक तथा नवीन हो। दूसरी हमारी रेडियो की संरचना है वो है प्रारंभ। तो किसी भी चीज़ का प्रारंभ ही महत्वपूर्ण होता है। रेडियो नाटक का, ठीक है, सॉरी। तो रेडियो नाटक का प्रारंभिक कुछ ऐसा होना चाहिए कि वह कलात्मक हो। रेडियो नाटक का प्रारंभ संगीत से होता है, उसे श्रोता के लिए एक वातावरण तैयार होता है। उसके बाद प्रारंभिक संवाद ऐसा हो जो गत्यात्मक हो, उसमें ऐसी रफ्तार हो जो श्रोताओं को बांध कर रखे और यह रफ्तार संवेदक हो, आक्रामक ना हो। तीसरी संरचना का जो महत्वपूर्ण है वो है विषय। तो रेडियो नाटक के लिए किसी भी विषय का चुनाव किया जा सकता है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए श्रोताओं के अनुकूल ही विषय का चयन हमें करना चाहिए। सही विषय का चयन से कार्यक्रम उपयोगी हो जाता है और मुख्य रूप से रेडियो नाटक के लिए निम्नांकित विषय लिए जा सकते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा सेक्स, चौथा राजनीतिक, पांचवा रोमांचक और छठवा है हास्य। रेडियो नाटक की संरचना में एक चौथा महत्वपूर्ण भाग है दृश्यांतरण। तो रेडियो नाटक में दृश्यांतर या दृश्य परिवर्तन में अधिक रुकावट नहीं होती है, किंतु इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि एक दृश्य तभी बदला जाए जब वहां अनुकूल वातावरण बनाकर अपनी बातें कह चुके हैं। अत्यंत छोटे दृश्यों द्वारा नाटक जमता नहीं है और उसी तरह अत्यंत लंबे दृश्यों के कारण श्रोता बोर हो जाते हैं या बोर होने लगते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो नाटक में निम्नांकित ढंग से दृश्यांतर किया जाता है। पहला है चुप्पी,
दूसरा है क्रमागत लोप, जिसे फेडिंग कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है प्रवक्ता, चौथा ध्वनि प्रभाव और पांचवा है संगीत और छठवा है प्रतिध्वनि अनुगुंजन, जिनको हम इंग्लिश में इकोज कहते हैं। संरचना का पांचवा महत्वपूर्ण भाग है पात्र। तो नाटक में पात्रों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए पात्रों के निर्माण में प्रस्तुति के लिए रेडियो नाटक लेखक को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जहां तक हो सके कम पात्र रखे जाएं और रेडियो नाटक में केवल आवाज ही महत्वपूर्ण होता है, अतः अधिक पात्र एक साथ उपस्थित न किए जाएं तो अच्छा होता है। साथ ही पात्रों के व्यक्तित्व को शब्दों द्वारा उखाड़ना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो नाटक है जिसमें शब्द और ध्वनि का महत्व है। शब्द के बिना रेडियो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अतः टाइप चरित्रों के अनुकूल भाषा दी जाए, उसे वास्तविक जीवन के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाए। प्रमुख पात्र लगातार और अधिक देर तक वे बोलते हैं, बीच बीच में छोटे और सहायक पात्रों को लेकर एक रास्ता तोड़ी जाए और कथा में गति दी जाए। रेडियो नाटक की संरचना में छठवां महत्वपूर्ण भाग है संवाद। तो संवाद ही रेडियो नाटक है और संवाद के अतिरिक्त रेडियो नाटक में ध्वनि और संगीत भी सहायक होते हैं, किंतु संवाद के बिना रेडियो नाटक प्राणहीन हो जाता है। संवाद में चुप्पी, कसाव, तेजी, तीखापन आदि होना चाहिए। इसलिए संवाद में 3 शब्द रखने योग्य होते हैं। पहला होता है संक्षिप्त, दूसरा सरल और तीसरा साफ। तो इन 3 शब्दों का उपयोग हम करते हैं, अर्थात हमारे शब्दों में संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और सफाई होनी चाहिए। इन तीनों शब्दों का पालन करने से संवाद महत्वपूर्ण बन जाता है। रेडियो नाटक में रंगमंच पर प्रस्तुत होने वाले नाटकों की भांति पात्र सामने नहीं रहते हैं, अदृश्य रहते हैं। इसलिए संवाद इतना जीवंत एवं प्रभावी हो कि वह पात्रों की पूरी उपस्थिति को प्रकट करे। पात्रों के आने जाने की सूचना भी संवादों के द्वारा ही दी जानी चाहिए। जैसे कोई पात्र जो पहले से मौजूद है, एक आने वाले पात्र के बारे में कहना, यह लो कौन भीम आ रहा है। भीम कहने से आगंतुक का एक नक्शा उभर कर हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। इसी प्रकार आने जाने की गतिविधि का विवरण भी संवादों द्वारा ही दी जाए। हर संवाद वातावरण और घटनानुक्रम के अनुसार लिखे जाएं। संवेदना के क्षण में छोटे छोटे वाक्य और कम शब्दों में बोलना चाहिए। प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द साफ और तथ्यपूर्ण होना चाहिए। नरो व कुंजारोवा की स्थिति रेडियो नाटक के लिए उचित नहीं है। प्रश्नवाचक, आश्चर्यबोधक और फुसफुसाहट, कराह आदि बिल्कुल वास्तविक जैसे हों। अगर यह थोड़ा भी अस्वाभाविक हुए तो रेडियो नाटक का महत्व कम हो जाता है। सातवां है संरचना में, रेडियो नाटक की संरचना में सातवां महत्वपूर्ण भाग है ध्वनि संगति। तो रेडियो नाटक में संगीत और ध्वनि श्रोता को अधिक प्रभावित करते हैं। इससे भावात्मक आवेग उत्पन्न किया जाता है। ध्वनि में चित्रमयता आने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्य रूप से इनके प्रयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है मानसिकता की तैयारी, दूसरा प्रवाह की रक्षा, तीसरा चित्रमयता, चौथा वातावरण निर्माण और पांचवा है उत्सुकता की रक्षा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तमाम बातें नाटक के लिए पूरक रूप में आती हैं, जैसे किसी खूबसूरत लड़की के शरीर पर गहने, अतः उसकी एक सीमा होनी चाहिए। सीमा से आगे जाने पर हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश मिश्र के अनुसार रेडियो नाटक लेखन के लिए उनके द्वारा कहे गए निम्नलिखित बिंदुओं पर हम संक्षेप में प्रकाश डालना चाहेंगे। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश मिश्र के अनुसार पहला है नाटक का बीज, दूसरा है स्थापत्य और कथानक, जिसके अंतर्गत आता है कथानक का निर्माण और कथानक निर्माण के बाद, तीसरा है चरित्र, चौथा दृश्य संयोजन, पांचवा आरंभ और विकास और अंत, छठवा है रेडियो नाटक के उपकरण में पहला हमारा आ जाता है भाषा, दूसरा संवाद, तीसरा है नरेशन और चौथा है ध्वनि प्रभाव और पांचवा है संगीत और छठवा उद्देश्य। तो इस प्रकार से डॉक्टर
चंद्र प्रकाश मिश्र के अनुसार यहाँ पर 6 भागों में बांट दिया गया है रेडियो नाटक को लिखने के लिए। तो सबसे पहला पात्र होता है हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारा नाटक का बीज। तो सैमुअल सेल्डन के अनुसार नाटक के 5 प्रमुख पात्र हैं, 5 प्रमुख स्रोत हैं, जो कि है कोई मूड या मनोदशा, कोई सत्य, कोई स्थिति, कोई कहानी और चरित्र। ये सब नाटक के विषय हो सकते हैं। तो नाटक का बीज कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, अध्ययन से, अनुभव से, समाज से, आसपास के जीवन से आदि से। किंतु उन्होंने हुबहू उतार देने से नाटक नहीं बनता, उसे काट छाट कर, तराश कर, उसमें जोड़ घटा कर नाटक बनाना पड़ता है। ये किसने कहा है? ये कहा है सैमुअल सेल्डन ने कहा है। दूसरा है यार स्थापत्य और कथानक। रेडियो नाटक में किसके अनुसार स्थापत्य और कथानक, किसके अनुसार? ये कहा है डॉक्टर चंद्र प्रकाश मिश्र के अनुसार। ये हमारे रेडियो नाटक के महत्वपूर्ण बिंदु में दूसरा बिंदु है स्थापत्य और कथानक। तो रेडियो नाटक में दृश्य तथ्य नहीं होता, अतः इसका कथानक अधिक सरल होता है। आधे घंटे का रेडियो नाटक आदर्श माना जाता है और उसके अंकों का सवाल नहीं है। एक दृश्य भी रह सकता है और अनेक दृश्य भी रह सकते हैं। संकलन त्रय के बंधन से मुक्त होता है और विषय चाहे कैसा भी हो, किंतु उसका प्रभावान्विति बनी रहती है। तीसरा है हमारा चरित्र। रेडियो नाटक का महत्वपूर्ण अंश है चरित्र। तो पात्र सजीव होने चाहिए, सजीव पात्र विश्वसनीय होते हैं, किंतु यह तभी संभव है जब पात्र के कार्यों, संवादों, संवेगों आदि में सामंजस्य बना रहे। दृश्य संयोजन। रेडियो नाटक में दृश्यों की संख्या का कोई बंधन नहीं है और नाटक में एक दृश्य भी हो सकता है और अनेक दृश्य भी हो सकते हैं। दृश्य छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। किसी दृश्य में 10 सेकंड लग सकते हैं और किसी में 5 मिनट। यह सब नाटक के प्रयोजन और कथावस्तु द्वारा निर्दिष्ट होती है। पांचवी हमारी महत्वपूर्ण बिंदु है आरंभ, विकास और अंत। ये किसके अनुसार? डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र के अनुसार। कहाँ से पता चलेगा ये किसके अनुसार है? तो ये हमें पता चलेगा यहाँ पे डॉक्टर चंद्र मिश्र प्रकाश ने नाटक लेखन के लिए उनके द्वारा कहे गए निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहेंगे। तो हम आए थे आरंभ, विकास और अंत में, 5वें भाग में। तो रेडियो नाटक का प्रारंभ संगीत होता है और संगीत कैसा हो इसका चुनाव करना प्रोड्यूसर का काम है और इसके बाद नाटक का प्रारंभ पात्रों की किसी बेचैनी, विश्वस्तता या मनोवैज्ञानिक कारणों के आधार पर करना चाहिए। ऐसे प्रारंभ से नाटक के कार्य व्यापारों के विकास को स्वतः दिशा मिलती जाती है। नाटक का अंत नाटककार से बड़ी सूझबूझ की अपेक्षा रखता है। छठवां है रेडियो नाटक के उपकरण। ये महत्वपूर्ण बिंदु है रेडियो नाटक के लिए। तो रेडियो नाटक के उपकरण भाषा, संवाद, नैरेशन, ध्वनि प्रभाव, संगीत और उद्देश्य, इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। जहाँ तक रेडियो नाटक के उद्देश्य का प्रश्न है, तो रेडियो नाटक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ मनुष्य के आंतरिक जीवन को चित्रित करना है। तो ये था रेडियो नाटक। कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो आप हमारे यहाँ मेनू बार पे जा सकते हैं। मेनू बार में हमने अपना लिंक दिया हुआ है। तो ये 4th सेमेस्टर का यहाँ पर हमने पूरा सिलेबस लिख के रखा है। यहाँ पर जाके आप जहाँ जहाँ पर मैंने लिंक दिया है वहाँ पर क्लिक करके जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। एंड आपको अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप करें कि आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ रेडियो, ठीक है, रेडियो नाटक। तो रेडियो नाटक यहाँ पर जब मैं टाइप करके यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करता हूँ
तो हमारा रेडियो नाटक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं वो आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स जो दिए गए हैं गूगल के द्वारा, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। और मैंने यहाँ पर अपने ब्लॉग का लिंक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। गूगल के सर्च बार में आप जाएंगे और टाइप करेंगे रेडियो नाटक। ठीक है, रेडियो नाटक। ओके, अगर इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ रेडियो नाटक, यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन फील्ड हिंदी, रेडियो नाटक, क्वेश्चन फील्ड हिंदी, क्वेश्चन फील्ड हिंदी ऐसे लिखकर अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो पोस्ट है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा। और हो सकता है आपके द्वारा सर्च करने पर ऊपर नीचे हो जाए एक दो क्रम, तो आप उसे स्क्रॉल करके ढूंढ लें और जाके पढ़ें। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और थैंक यू वेरी मच हमारे ब्लॉग में आने के लिए। मेरे ब्लॉग का नाम है क्वेश्चन फील्ड हिंदी, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आज के यूट्यूब पर बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।